हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं केस स्टडी या फिर आप बना सकते हो केस प्रेजेंटेशन क्रॉनिक किडनी फेलियर। ठीक है, तो दोनों ही बना सकते हो आप और इसी की हेल्प से एनसीपी भी आपका बन जाएगा। वैसे तो कोई भी डिजीज़ कंडीशन आपको बनानी होती है जब या कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो फॉर्मेट के हिसाब से अगर आप बनाना शुरू करते हो तो बन जाता है। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें पेशेंट का नाम वाम सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इस तरह से जैसे कि इसमें बताया गया है। ये काफ़ी इजी चीज़ है। और पेशेंट का डायग्नोसिस है CRF यानी कि क्रॉनिक रीनल फेलियर विद CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मतलब है कि किडनी अब फेल हो गई है। क्रॉनिक यानी कि लंबे टाइम से वो धीरे धीरे उसके फंक्शंस जो है वो लॉस होते चले गए। और अब क्या है कि किडनी अपना फंक्शन नहीं कर रही है। फेल होने का मतलब आप समझ ही सकते हो कि काम नहीं करना। किडनी का काम क्या होता है, यूरिन को फिल्टर करती है वो, जो भी वेस्ट है उसे बाहर निकालने का काम है। और जब वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जाहिर सी बात है ये। उसके बाद पेशेंट की जो चीफ कंप्लेंट्स है, मेजर कंप्लेंट्स है, वो आपको बतानी है। तो किडनी का जो पेशेंट है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, फेल हो चुकी है किडनी, वो क्या क्या कंप्लेंट्स करेंगे। उसमें है ड्राई कफ, मतलब कि उनकी जो कंप्लेंट्स है वो आपको लिखनी है। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है इसमें क्योंकि किडनी फेल हो चुकी है और फिर वो जो यूरिन है वो बना नहीं रही है और ना ही उसको एक्सक्रीट कर रही है। शॉर्टनेस ब्रेथ का कंप्लेंट है। लेफ्ट साइड चेस्ट पेन है, फटीक है, पेल्पिटेशन है। पेल्पिटेशन में क्या होता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और इरेगुलर भी हो जाती है। और इसमें पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग और बाईलेटरल स्वेलिंग है फीट में, तो पैरों में भी स्वेलिंग आ जाएगी। और पेरी ऑर्बिटल यानी कि जैसे आँख है ना, तो आँख के आसपास के एरिया में सूजन आ जाती है। और ये सूजन होती है, अडीमा सा हो जाता है क्योंकि यूरिन जब एक्सक्रीट नहीं होता है, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, तो इस वजह से ही इसका साइन देखा जाता है। किडनी की प्रॉब्लम्स मेनली क्या होता है कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनमें इन द फ्यूचर रीनल फेलियर की समस्या आ सकती है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस आपको बताना है पेशेंट का, प्रेजेंट में क्या है, तो आपको पता ही है कि रीनल फेलियर है पेशेंट का हमारा, और वो भी क्रॉनिक है। बाकी उसकी जो मेजर कंप्लेंट्स हैं वही हम इसमें लिख देते हैं। देखिए वही सब लिखा हुआ है, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग, स्वेलिंग बाय, जो कंप्लेंट्स हैं वही हमने प्रेजेंट इलनेस में लिखा है। फिर आपको पास्ट की बता देनी है। तो ये देखिए यहाँ पे कैसे बताया गया है कि पेशेंट को डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव और टीबी, ये कुछ भी नहीं था। नो नो लिखा है सब कुछ। अगर आपके पेशेंट में कोई भी पास्ट सर्जिकल या मेडिकल हिस्ट्री है तो वो आपको नोट करना भी है। ठीक है, नो मत लिखना, फिर आपको लिखना है कि पेशेंट की पास्ट में जो है वो हाइपरटेंसिव है पेशेंट हमारा या फिर डायबिटिक है। फैमिली हिस्ट्री में फैमिली मेम्बर्स के नेम, उनका पेशेंट से क्या रिलेशन है, ये सब लिखा जाता है। तो ये सब आपको लिख लेना है। ये जो चीज़ें हैं ये सब आप लिखेंगे। फैमिली ट्री बना दिया गया है, तो इसमें पेशेंट को किस तरह अलग से रिप्रेजेंट किया है। बाकी ये सब जो है फैमिली मेम्बर्स हैं, तो ये कीज़ बनाई गई हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये फैमिली की हिस्ट्री है। तो कोई भी अगर फैमिली में कोई इलनेस है तो आप उसको बारे में बताओगे। रीसेंट डेथ के बारे में लिख सकते हो, या फिर कोई भी अगर फैमिली में कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो वो भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल हिस्ट्री। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, यानी कि पेशेंट जहाँ रहता है वहाँ का आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, सराउंडिंग एरिया के बारे में आपको लिखना है। तो जैसे कि हाइजीन है, इसमें वाटर सप्लाई, डिस्पोजल एक्सक्रीटा कनेक्शन और मॉस्किटो रोडेंट्स, यानी कि आसपास में ऐसा कुछ भी तरह की प्रॉब्लम है, कैसा वाटर सप्लाई है, कैसे वो कूड़ा कबाड़ फेंक रहे हैं, एक्सक्रीटा जो भी डिस्पोजल है वो कैसे है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे नोट किया। जैसे गुड है, होलसम पानी के बारे में है ये, और प्रॉपर सीवेज है। साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, ये पेशेंट की आप लिख सकते हो साइकोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में, सॉरी साइको सोशल है ये। तो साइको सोशल हिस्ट्री में हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज के बारे में, तो उनकी लोकल लैंग्वेज क्या है, फिर नेबरहुड से कैसा उनका IPR वगैरह कैसा है, कैसी बातचीत है, डेवलपमेंटल स्टेज, फिर एनी साइकोलॉजिकल कोई स्ट्रेस तो नहीं है, ये सब कुछ। ये आ गया मैरिड हिस्ट्री और सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में उनका। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो कैसा रिलेशन है, उनके चिल्ड्रन के बारे में लिख सकते हो। फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू एग्जामिनेशन आप करोगे, और फिजिकल एग्जामिनेशन की तो मैंने पहले भी वीडियो बना दी है, वो ज़रूर देख लेना, उससे आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे
कि कैसे हम किसी भी पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हेड टू टो करते हैं। इसमें जर्नल अपीयरेंस सबसे पहले, फिर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट लिखते हैं, उसके बाद पेशेंट के जितने भी वाइटल्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। आप हेड को एग्जामिन करते हो, उसमें हेयर, कलर ऑफ हेयर, स्कैल्प आ जाता है। फिर पेडिकुलोसिस जो जूं वगैरह होती है उनको कहते हैं। फेस के बारे में आपको सिमेट्री और पफीनेस, स्वेलिंग तो नहीं है। आइज़ में हम चेक करेंगे आईब्रोज को, आईलिड को, आई बॉल, कंजक्टिवा, स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस, आई डिस्चार्ज तो नहीं है कोई, और ग्लासेस वगैरह तो नहीं लगाते वो। एंड प्यूपिल कैसे हैं, जैसे टॉर्च लगाते हैं तो क्या वो रिएक्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी हुई, इसके फाइंडिंग्स। फिर आता है नोज़। नोज़ के अंदर भी बहुत सारी जितनी भी चीज़ें हैं कंप्लीट हम एग्जामिन करेंगे। माउथ में भी इसी तरह आपको एक एक चीज़ को देखना होता है। कंप्लीट माउथ को हम एग्जामिन करते हैं। देन लिप्स को, तो इसमें लिप्स में क्लेफ्ट लिप की प्रॉब्लम होती है और पैलेट की भी होती है, तो वो तो नहीं है। स्टोमेटाइटिस, जैसे माउथ में जब सूजन आ जाती है, अंदर स्वेलिंग हो जाती है, उसे कहते हैं। इन्फ्लामेशन हो जाता है। देन ईयर्स, तो उसमें भी ईयर्स में भी आपको डिस्चार्ज, हियरिंग पेशेंट का सब चेक करना है। देन ब्रेस्ट, तो ये सब आपको एग्जामिन करना है। लंप और कोई नोड्यूल वगैरह तो नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ, स्पूटम, ये सब देखते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही डिस्निया, कोई ब्रीथ जैसे करते हैं सांस लेते हुए, पेन तो नहीं हो रहा है। इंस्पेक्शन चेस्ट, अब चेस्ट को एग्जामिन करेंगे तो इसमें थोरासिक को हम थोरैक्स को एग्जामिन करते हैं, शेप देखते हैं। तो बैरल शेप होती है, उसमें क्या होता है कि थोड़ा आगे को चेस्ट हो जाता है। सीओपीडी के पेशेंट्स में ही देखा जाता है बैरल शेप की चेस्ट। और फिर है परकशन, तो इसमें भी हम चेस्ट का ही कर रहे हैं सारा कुछ एग्जामिनेशन, जिसमें कि किसी तरह का फ्लूइड वगैरह तो नहीं है। जब साउंड सुनते हैं परकशन से तो आपको ऐसा कुछ फाइंडिंग तो नहीं मिल रही कि बॉडी जो चेस्ट है उसमें फ्लूइड प्रेजेंट है। टैप करते हैं इसमें, फिर एग्जामिन करते हैं। देन ऑस्कल्टेशन, तो इसमें ऑस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप से करेंगे, साउंड सुनेंगे, ब्रेथ साउंड कैसी आ रही है। तो विजिंग साउंड, जैसे अस्थमेटिक पेशेंट होता है उसमें सीटी जैसी आवाज़ आती है, उसको कहते हैं। कोई एडवेंटेज साउंड तो नहीं है। और रेस्पिरेटरी पैटर्न पेशेंट का जो है वो अबनॉर्मल है, क्योंकि उसकी जो स्टार्टिंग में हमने ये स्टडी बनाई है, केस स्टडी, तो उसमें भी है ये पेशेंट को कंप्लेंट है, रेस्पिरेटरी भी कंप्लेंट थी उसे। अब आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो इस पेशेंट की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नोट करके लिख देना है इस तरह से। चेस्ट पेन, पैल्पिटेशन, एडीमा, आपके पेशेंट में ऐसा कुछ भी फाइंड आउट होता है तो आपको वही फाइंडिंग यहाँ पे लिखनी है इस जगह पे। इनमें से जो भी आपके पेशेंट में आपको फाइंड आउट होता है। फिर है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें डायरिया, कॉन्स्टिपेशन वाली कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लिख दीजिए कि यस प्रेजेंट है। नॉर्मल है उसका पैटर्न तो फिर आप नॉर्मल लिखोगे। यहाँ पे अब्डोमिनल का इंस्पेक्शन आ जाता है, जिसमें कि हम 3 चीज़ें देखते हैं, साइज, सिमेट्री और स्कार। उसके बाद पैल्पेशन, तो इसमें कोई भी तरह का जब आप पैल्पेट कर रहे हो अब्डोमिन को तो पेन तो नहीं हो रहा, टेंडरनेस, फ्लूइड कलेक्शन तो नहीं है, यानी मास, लंप नोड्स। परकशन में असाइटस, पेरिटोनाइटिस, गैस, फ्लूइड कलेक्शन, ये सब देखा जाता है जब हम फिंगर की मदद से टैप करते हैं। फिर आपको ऑस्कल्टेट करना है बाउल साउंड को। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, तो आपको ये भी एग्जामिन करना है क्योंकि उनको मेन प्रॉब्लम तो यही है, यूरिनरी सिस्टम की है। तो कितना उनको यूरिनेशन हो रहा है, कैसा कलर है, कितना अमाउंट है, तो ये अमाउंट है। वैसे तो 1500 ml जो होता है वो पर डे आना ही चाहिए यूरिन, और पेशेंट का थोड़ा कम है। क्या पेशेंट को कैथेटर प्रेजेंट है, जो फॉलिस लगाते हैं वो, कोई भी डिस्चार्ज है या इन्फेक्शन है, तो आप लोग यहाँ पे येस नो इस तरह का आप लिख सकते हो उसकी जगह पे। फिर आता है हमारा स्किन का सिस्टम, जो कि इंटेगोमेट्री सिस्टम आता है। देन मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, जो मसल से और स्केलेटल सिस्टम से रिलेट करता है। इनमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी है तो लिखी जाती है। फिर नेक्स्ट आता है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, इसमें हम पेशेंट का ओरिएंटेशन देखते हैं, उसको जैसे कि कन्वर्जन सीजर होते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो वो आप नोट करोगे। पैरालिसिस की प्रॉब्लम तो नहीं है। और सेंसेशन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप वो लिखोगे। मेमोरी, थिंकिंग, जजमेंट कैसा है पेशेंट का। रिफ्लेक्सेस आप देखोगे इसमें, जो कि CNS सिस्टम के फंक्शन होता है।
और जीसीएस पेशेंट का हम चेक करेंगे इसमें, ठीक है। तो हमने जैसे कि इसमें 14 जीसीएस पेशेंट का लिखा है, ठीक है। ईवीएम इसमें मेनली देखा जाता है 4, ये 5 होता है और एम जो होता है वो 6 होता है। तो पेशेंट का जो एम है वो 5 दिया गया है यहाँ पे। इसको चेक करने का तरीका होता है, ईवीएम चेक किया जाता है आई, मोटर और वर्बल रिस्पॉन्स जीसीएस में। ये है इन्वेस्टिगेशन पेशेंट की, जिसमें कि पेशेंट का एवीजी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर पोटाशियम वगैरह के बारे में, जो सोडियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, इनके बारे में केएफटी किया गया है पेशेंट का। और ये मेन टेस्ट है इसमें, जिसमें कि क्रेटिनिन आप देख सकते हो पेशेंट का कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। यूरिया देख सकते हो आप कितना इंक्रीज़ है। इससे पता चलता है कि उसे रीनल फेलियर की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक रीनल फेलियर की पेशेंट को प्रॉब्लम है। बाकी अदर टेस्ट भी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो एलएफटी भी है इसमें। जो भी टेस्ट होते हैं वो आप पेशेंट की फ़ाइल से नोट कर सकते हो, उसमें उनकी जो इन्वेस्टिगेशन के कागज़ होते हैं वो लगे होते हैं, वहाँ से आप देख के लिख सकते हो। यूएसजी की भी इसमें रिपोर्ट हमने जैसे कि दिखाया गया है ना इसमें, तो वो जो रिपोर्ट होती है उसमें लिखा होता है, जो रिटन में होता है वही आप अपने केस स्टडी में बना सकते हो। मेडिकेशन चार्ट है जिसमें कि मेडिसिन्स के नेम है, उनका सॉल्ट नेम है लिखा हुआ जो कि केमिकल नेम होता है, और डोज है, एक्शन बताया गया है, साइड इफ़ेक्ट एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें पेंटोसिड पेशेंट को दी जा रही है जो कि एंटासिड का एक्शन रहता है। मोनोसेफ एक एंटीबायोटिक होती है। एक्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्जैक्ट लिखा है, एक्सप्लेन करके लिखा गया है, बट मैं आपको छोटा छोटा बता रही हूँ। उसके बाद पेशेंट को ये दिया जा रहा है इंजेक्शन T25 प्लस रेगुलर इंसुलिन। ये जब पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसको देते हैं। तो यहाँ पे इसका एक्शन भी लिखा गया है। फिर नेक्स्ट है इंजेक्शन एमसेट, ये ऑन्डेंस्ट्रॉन होता है। ये शैलकल भी दी जा रही है जो कि क्या कहते हैं कैल्शियम होता है। तो यहाँ पे इसके एक्शन लिखे गए हैं। पेशेंट को ये सारी मेडिसिन दी जा रही हैं जो भी आप वीडियो में देख रहे हो। मल्टीविटामिन भी पेशेंट को दे रहे हैं। लेसिक्स है, सोडा बाइकार्ब दिया जा रहा है। यहाँ से हमारी केस स्टडी शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसमें कि आपको डिजीज़ कंडीशन को लिखना होता है। तो डिजीज़ कंडीशन के बारे में हम लिखते हैं, सीकेडी के बारे में आपको बताना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, पैथोफिजियोलॉजी बताना है, स्टेजेस क्या होती हैं सीआरएफ का वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ये सब कुछ आप एक्सप्लेन करोगे, चाहे तो ये आप अपनी जो टेक्स्ट बुक होती है वहाँ से भी नोट कर सकते हो। यहाँ पर हमने कंपैरेटिव स्टडी करी है जिसमें कि बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर के बारे में बताया है, यानी कि बुक में क्या बताया है और पेशेंट में आपको क्या फाइंडिंग्स मिली हैं जो कि कॉजेस हैं। फिर ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ जाते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी जो हार्ट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट दिखेगा जब किसी को किडनी फेलियर होता है। उसके बाद डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है, फिर उसी तरह से जीआई सिस्टम पे क्या इफेक्ट दिखेगा उसका, न्यूरोलॉजिकल पे क्या दिखेगा, वो सब बताया गया है। और आपके पेशेंट में क्या है वो भी लिखना ही लिखना है। ये डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स हैं जो कि बुक में बताई गई हैं और पेशेंट में जो हुई हैं वो हम लिखते हैं। फिर है मैनेजमेंट, इसमें मेडिकल मैनेजमेंट आ जाता है। उसके बाद न्यूट्रिशन से रिलेटेड मैनेजमेंट है जिसमें कि पोटाशियम इसमें नहीं देते और प्रोटीन भी इसमें कम दिया जाता है। क्या होता है कि पेशेंट का जो किडनी है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो वो स्टोर करना शुरू कर देता है अंदर और फिर उसको टॉक्सिसिटी हो जाती है पोटाशियम की, इसीलिए इसको नहीं देते हैं, कम देते हैं। और बाकी जो फ्लूइड होता है वो भी ओवरलोड ना हो जाए, तो फ्लूइड इनटेक भी वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, कम से कम फ्लूइड पेशेंट को देना होता है। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है इसमें डायलिसिस, हीमोडायलिसिस रहता है। हो सकता है पेरिटोनियल डायलिसिस की भी ज़रूरत हो, तो वो है। ये नर्सिंग डायग्नोसिस है जो कि आपको 5-6 एनलिस्ट कर लेने चाहिए। ये देखिए नर्सिंग डायग्नोसिस है सारे के सारे जो कि आपके
सीकेडी के पेशेंट के लिए बिल्कुल सही बनेंगी। एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम का एक बनाना है क्योंकि फ्लूइड एक्सक्रीट नहीं हो रहा है। फिर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का एक बनेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का एक रिस्क बनेगा, और एक्टिविटी इंटॉलरेंस का बना सकते हो क्योंकि इसमें फटीग रहता है, अनीमिया हो जाता है, और रिटेंशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी में ही रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। एक नॉलेज डेफिसिट का बना सकते हो। डायग्नोसिस को एक्सप्लेन करना है वन बाय वन करके। तो सबसे पहले डायग्नोसिस जब भी आप एक्सप्लेन करते हो आपको असेसमेंट करना है, जो कि पेशेंट बताएगा सब्जेक्टिव डाटा, एंड हम लोग जो ऑब्जर्व करेंगे वो ऑब्जेक्टिव डाटा। देन डायग्नोसिस एंड गोल आपको सेट करना है, अपना प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करते हैं वही चीज़ को जो प्लान होता है, और इवैल्यूएशन करना है एट द एंड में। फिर ये नेक्स्ट है रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और अगर ये प्रॉब्लम रहती है तो आप इसके लिए क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं वो लिखा गया है। ये आपका नेक्स्ट डायग्नोस हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट डायग्नोस। यहाँ पे आता है थर्ड डायग्नोसिस आपका, जो कि एक्टिविटी इंटॉलरेंस का है। ये वाला आपका थर्ड डायग्नोस है। ये हो गया आपका डेफिशिएंट नॉलेज का। ये काफ़ी इजी होता है, ये आप आराम से बना लोगे। पेशेंट को उसकी डिजीज़ कंडीशन के बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करनी है। प्रोग्रेस नोट्स देख सकते हो आप, प्रोग्रेस नोट जो बच्चे पूछते हैं कैसे बनाए जाते हैं, तो ये रहे आपके प्रोग्रेस नोट्स। पेशेंट की क्या क्या प्रोग्रेस है वो डे 1 डे 2 डे 3 इस तरह से करके आपको लिख लेना है। उसमें आप वाइटल्स भी लिख सकते हो पेशेंट के, और जो उसने उसका इनटेक आउटपुट भी आप इसमें लिख सकते हो। ये हो गया डिस्चार्ज का इंस्ट्रक्शन सीकेडी पेशेंट के लिए। फिर लास्ट में आप लिखोगे हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। उसमें हम डाइट से रिलेटेड एजुकेट करेंगे पेशेंट को, डाइट में जो रिस्ट्रिक्शन है और जो दे सकते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो ये सब है जो चीज़ें हैं कि आप क्या ले सकते हो, क्या आपको अवॉइड करना है। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, इनमें से ज़रूरी नहीं है कि आप सभी नोट करो। नोट्स जो हैं ये आप कुछ कुछ पॉइंट इसमें से छोड़ भी सकते हो, क्योंकि नहीं तो आपका क्या होगा कि जो केस स्टडी है या प्रेजेंटेशन है काफ़ी लेंथी बन जाएगा। ये हो गया हमारा बिब्लियोग्राफी। तो ये कुछ बुक्स हैं एमएसएन की, जहाँ से आप ये इसको और बना सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो ये सीकेडी का आपका केस स्टडी था, और केस प्रेजेंटेशन जो भी मर्जी है आपकी बना सकते हो आप आराम से। एनसीपी भी आप इसकी मदद से सीकेडी का बना सकते हो। और बाकी आप प्लेलिस्ट मेरी देखना, प्लेलिस्ट में बहुत चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और जिन भी बच्चों ने टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम नर्सिंग क्राइटेरिया के नाम से, वो भी आप ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको काफ़ी सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।